Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिछले लेक्चर का ही तसलसल है। इसमें हमने डिस्कस करना है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मी को। लास्ट लेक्चर में हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसके बाद हमने फिर उसके नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स सेपल और पेटल्स को ब्रीफली डिस्कस किया था। आज हमने उन पार्ट्स को डिस्कस करना है जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन्स और कार्पल्स, दे आर द रिप्रोडक्टिव एंड एसेंशियल पार्ट, कि ये रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं या रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। तो अगर हम स्टेमन्स की बात करें तो स्टेमन्स बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें दो हिस्से हैं, एक को एंथर कहा जाता है, एक को फिलामेंट कहा जाता है। तो एंथर और ये फिलामेंट। एंथर बेसिकली इट हैज़ माइक्रोस्पोरेंजिया, कि ये बेसिकली माइक्रोस्पोरेंजिया ही है, इसकी बॉडी में माइक्रोस्पोरेंजिया लिपटा होता है। और फिलामेंट का फंक्शन है कि इसने एंथर को फ्लावर के साथ कनेक्ट करना है। तो जब हम एंथर के बारे में कहते हैं इट हैज़ माइक्रोस्पोरेंजिया, तो इसका मतलब है इसमें माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होंगे, माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बनेगी, और वो माइक्रोस्पोर जिनमें मेल गैमेटोफाइट होते हैं उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं पोलन ग्रेन। यानी आप कह सकते हैं कि एंथर में चूंकि माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये इसको आप कैप्सूल भी कह सकते हो, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो इसमें स्पोर मदर सेल मौजूद होता है, और स्पोर मदर सेल जब मियोसिस से डिवाइड होता है तो 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। और फिर हर माइक्रोस्पोर में मेल गैमेटोफाइट होती है, और मेल गैमेटोफाइट आमतौर पे जो स्पोर वॉल है उसके अंदर ही डिवेल्प होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ड्रा कर रहा हूँ, ये स्पोर वॉल है, इसके अंदर मेल गैमेटोफाइट डिवेल्प होगी। ये मेल गैमेटोफाइट डिवेल्प हो, तो वो माइक्रोस्पोर जिसके अंदर मेल गैमेटोफाइट होती है, इसके लिए हमने वर्ड इस्तेमाल किया पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन को डिफाइन हम कैसे करेंगे? द माइक्रोस्पोर कंटेनिंग मेल गैमेटोफाइट इज कॉल्ड एज पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन की डेफिनेशन हम बहुत दफ़ा अपने मुख्तलिफ़ किस्म के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये तो अब इतनी अच्छी तरह आप लोगों को आनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम कार्पल्स की तरह। तो कार्पल्स बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, FRP लिख देते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आगे ये मैंने ड्रा किया है, इसके 3 पोर्शन हैं। एक सबसे पहले ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको स्टाइल कहा जाता है, और ट्यूब लाइक का जो आखिरी हिस्सा है जो थोड़ा सा चौड़ा होता है उसको स्टिग्मा कहा जाता है। ये वो हिस्सा है जिसने पोलन ग्रेन को कैप्चर करना है। उसके बाद स्टाइल का फंक्शन ये होता है, इससे काफ़ी सारे हार्मोन्स निकलते हैं। वो हार्मोन्स आगे फ्रूट की डेवलपमेंट में, सीड की डेवलपमेंट में मदद करते हैं। ओवरी जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, जो बुनियाद पे है, इस वजह से इस्तेमाल किया गया बेसल ब्रॉडर पार्ट, इसको ओवरी कहा जाता है। और ओवरी के अंदर जो ब्लैक कलर की आपको लाइन नजर आ रही है, ये बेसिकली ओव्यूल है, ये ओव्यूल है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है ऐसे। अब इस ओव्यूल में अगर हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो ये जो ब्लैक कलर की आपको नजर आ रही होंगी, इसको इंटेगुमेंट्स कहा जाता है। फिर इंटेगुमेंट के अंदर मेगास्पोरेंजियम होता है, और मेगास्पोरेंजियम के अंदर एक टिश्यू होता है जिसको न्यूसेलिस कहा जाता है। अब ये टर्म एक नई टर्म्स है, पीछे हमने किसी भी लेक्चर में इसको डिस्कस नहीं किया। न्यूसेलिस को डिफाइन कैसे करते हैं? सेंट्रल पार्ट ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल का ये सेंट्रल पार्ट है, कंटेनिंग एम्ब्रियो सैक, जिसमें एम्ब्रियो सैक मौजूद होता है।
यानी आप ये समझ ले कि जो एंजियोस्पर्मी का जो एम्ब्रियो सैक है वो आमतौर पे एक टिश्यू में लिपटा होता है, उस टिश्यू को हम कहते हैं न्यूसेलिस। यानी ये जो रेड कलर का है ये मेगास्पोरेंजियम है, इसके अंदर एक टिश्यू होता है, उस टिश्यू के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है और एम्ब्रियो सैक में फिर ये सारे सेल्स बनते हैं, मुख्तलिफ किस्म के सेल्स बनते हैं, इनको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे बाहर इंटेगुमेंट्स, फिर मेगास्पोरेंजियम, उसके अंदर एक टिश्यू जिसको न्यूसेलिस कहा जाता है। न्यूसेलिस को डिफाइन हम कैसे करते हैं? द सेंट्रल पार्ट ऑफ ओव्यूल कंटेनिंग एम्ब्रियो सैक, के ओव्यूल का अंदर वाला हिस्सा जिसमें एम्ब्रियो सैक लिपटा होता है वो न्यूसेलिस कहलाता है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो ओव्यूल में है। सबसे बाहर कवरिंग है, उसके बाद मेगास्पोरेंजियम है, उसके बाद टिश्यू है जिसको न्यूसेलिस कहा जाता है, जिसने एम्ब्रियो सैक को लपेटा हुआ होता है। पोलिनेशन से क्या मुराद है? पोलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर आके कैप्चर होना और पोलन ट्यूब का बनना, ये पोलिनेशन कहलाता है। तो पोलिनेशन, पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, ये स्टिग्मा की तरफ आते हैं, जर्मिनेट टू फॉर्म पोलन ट्यूब, और एक पोलन ट्यूब बनाते हैं। उसके बाद पोलन ग्रेन में जब पोलन ग्रेन बन रहा होता है उसमें कुछ चेंजेस आती हैं। पोलन ग्रेन को हमने डिफाइन किया था, इट इज ए मेल गैमेटोफाइट, ये मेल गैमेटोफाइट है और मेल गैमेटोफाइट में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन यहाँ 3 सेल प्रोड्यूस होते हैं। यानी आप कह सकते हैं इनकी जो मेल गैमेटोफाइट है mg, ये 2 स्पर्म प्रोड्यूस करती है माइटोसिस के बाद और एक ट्यूब न्यूक्लियस प्रोड्यूस। स्पर्म का बेसिक फंक्शन है कि इसने फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होना है और ट्यूब न्यूक्लियस का बेसिक फंक्शन है इसने पोलन ट्यूब बनानी है। तो पोलन ग्रेन में ये सेल्स 3 सेल्स बनते हैं, न्यूक्लियस ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन का जो अंदर मेल गैमेटोफाइट मौजूद है वो क्या करती है? टू फॉर्म, ये बनाती है 2 स्पर्म बनाती है और 1 ट्यूब न्यूक्लियस, ये ट्यूब एक ट्यूब न्यूक्लियस बनाती है। ये आप लोगों ने याद रखना। अच्छा, उसके बाद चेंजेस इन ओव्यूल्स। तो बेसिकली अगर हम चेंजेस इन ओव्यूल की बात करें तो ओव्यूल में क्या क्या कुछ हो रहा होता है एंजियोस्पर्मी के अंदर। तो सबसे पहले ओव्यूल में चूँकि मेगास्पोरेंजियम होता है, ओव्यूल को हमने डिफाइन ही ऐसे किया था, इंटेगुमेंटेड इंडेसेंट मेगास्पोरेंजियम। ऐसा मेगास्पोरेंजियम जो मजबूत कवरिंग में लिपटा हो वो ओव्यूल कहलाता है। तो ओव्यूल के अंदर डेफिनेटली फिर हम कह सकते हैं मेगास्पोर प्रोड्यूस होंगे, मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे और फीमेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्मी में माइटोसिस के जरिए से 8 सेल बनाती है। यहाँ लिखा 7 है, कितनी बनाती है? 8 सेल बनाती है। इसमें एक एग होता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल होते हैं, 2 साइनर्जिड्स होते हैं। ये मुख्तलिफ सेल्स के नाम हैं, लेकिन ये जो पोलर न्यूक्लियाई है, क्योंकि हम कहते हैं ना फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड जनरेशंस, तो माइटोसिस से जितने भी सेल बनेंगे इससे चाहे वो एग हो या पोलर न्यूक्लियाई हो या 3 एंटीपोडल हो या 2 सेल, वो सारे हैप्लॉइड होंगे। लेकिन हमारे पास जैसे एक एग, 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, 3 एंटीपोडल, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, 2 साइनर्जिड, ये भी हैप्लॉइड, ये, तो ये 8 सेल बन गए। 3, 2, 5, 6, 7, 8। लेकिन ये 2 सेल बजाय अलग-अलग रहने के इकट्ठे हो जाते हैं, तो इस वजह से हम कहते हैं 2n। तो अगर 2 सेल मिलके एक सेल बना दे, अब टोटल सेल कितने हो जाएंगे? एक एग, एक पोलर न्यूक्लियाई जो डिप्लॉयड होगा, 3 एंटीपोडल और 2 साइनर्जिड। तो इस तरह टोटल हम कह सकते हैं कि एक फीमेल गैमेटोफाइट में बनते 8 सेल्स हैं, बाद में 7 सेल हो जाते हैं। आगे इन सेल्स की लोकेशन ओव्यूल में कहां कहां होती है? जैसे ये आपको ब्लैक कलर के नजर आ रहे हैं, ये 3 एंटीपोडल सेल्स हैं। उसके बाद दरमियान में एक सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई नजर आ रहा है। फिर ये एक बड़ा सा जो रेड कलर है ये एग, और ये जो 2 ब्लू कलर के हैं ये साइनर्जिड्स हैं।
2 साइनर्जिड्स, 3 एंटीपोडल, 1 पोलर न्यूक्लियाई, 1 एग। अब एग और पोलर न्यूक्लियाई के फंक्शन तो आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं। 3 एंटीपोडल्स। अच्छा, एंटीपोडल्स के बारे में ये गालिब गुमान है कि शायद इसका फंक्शन न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, लेकिन काफ़ी सारी बुक्स में लिखा हुआ है कि इसका फंक्शन प्रॉपरली एस्टेब्लिश नहीं हुआ। जो इम्पॉर्टेंट है वो साइनर्जिड्स हैं। साइनर्जिड्स बेसिकली ये पोलन ट्यूब के गाइडर हैं। गाइडर से क्या मुराद है? अगर हम बात करें एग की, जिसने फर्टिलाइज होना है, वो ओव्यूल में काफ़ी सारी कवरिंग में लिपटा हुआ है। ओव्यूल में एक सुराख होता है जिसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल ये एक सुराख है। अब पोलन ट्यूब ने ग्रो करना है, स्टाइल में आना है, ओवरी में आना है। अब पोलन ट्यूब को कैसे पता चलेगा कि माइक्रोपाइल के ज़रिए से इसने ओव्यूल में इंटर होना है? तो ये जो गाइडेंस का काम है ये साइनर्जिड्स प्रोवाइड करते हैं, यानी आप कह सकते हैं गाइडर ऑफ पोलन ट्यूब हैं। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के सेल हैं जो ओव्यूल में फीमेल गैमेटोफाइट में माइटोसिस के बाद बनते हैं। सारे सेल हैप्लॉइड हैं, सिर्फ एक सेल जिनको पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है या इसको सेकेंडरी न्यूक्लियाई भी कहा जाता है, इसको हम डिप्लॉइड बोलते हैं क्योंकि ये 2 सेल के मिलने से बना है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन कैसे होती है? तो जब पोलिनेशन हो जाती है, पोलिनेशन में पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आके गिर जाते हैं और हमने अभी डिस्कस किया है कि स्टिग्मा के ऊपर जो पोलन ग्रेन गिरा है इसमें 2 मेल गैमीट होते हैं और एक इसमें ट्यूब न्यूक्लियस होता है। और ट्यूब न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है कि इसने पोलन ट्यूब को बनाना है, और मेल गैमीट का फंक्शन क्या है? इसने फर्टिलाइजेशन करनी है। यानी इसका मतलब है कि जो पोलन ग्रेन में 2 स्पर्म है तो यहाँ 2 किस्म की फर्टिलाइजेशन होगी। तो सबसे पहले जब पोलिनेशन हो जाती है तो पोलन ट्यूब अंदर आना शुरू हो जाती है, यानी आप ये समझ लें कि ये पोलन ट्यूब अंदर आना शुरू हो गई है, ये ग्रो करती रहती है। और इसको गाइड कौन कर रहा होता है? ये 2 साइनर्जिड्स, ये यहाँ से इंटर होके ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स के जरिए से यहाँ पहुँच जाती है। तो माइक्रोपाइल वो स्ट्रक्चर है जिसके ज़रिए से पोलन ट्यूब ओव्यूल में इंटर होती है, और जो ही ये इंटर होती है अपने स्पर्म को रिलीज़ कर देती है। तो और स्पर्म जाके फिर आगे फर्टिलाइजेशन काज करते हैं। तो पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द स्टाइल में पोलन ट्यूब आ रही होती है, इंटर द ओव्यूल, ओव्यूल में इंटर होती है, रीचेज द फीमेल गैमेटोफाइट, तो वहाँ फिर फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुँच जाती है। फीमेल गैमेटोफाइट से क्या मुराद है? जहाँ एग वगैरह पोलर न्यूक्लियाई वगैरह पड़े हुए हैं। एंड डिस्चार्ज द मेल गैमेट, और वहाँ जाके जो स्पर्म मौजूद है वो वहाँ जाके रिलीज कर देती है। उसके बाद जब स्पर्म इंटर होते हैं ओव्यूल में या फीमेल गैमेटोफाइट में या एम्ब्रियो सैक में, तो एक स्पर्म एग के साथ मिलता है और एक स्पर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियस जो डिप्लॉयड होता है उसके साथ मिलता है। तो यहाँ 2 फर्टिलाइजेशन हुई है, एक ने एग के साथ फर्टिलाइजेशन की है, एक ने सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइजेशन। और उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो कौन कौन से बनेंगे? जाइगोट फॉर्मेशन, जब एग स्पर्म के साथ मिलेगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट फिर माइटोसिस से डिवाइड होके एम्ब्रियो बनेगा। लेकिन यहाँ एक बात आप लोगों ने नोट करनी है, एग भी हैप्लॉइड है, स्पर्म भी हैप्लॉइड है, जाइगोट डिप्लॉइड बनेगा। और चूंकि जाइगोट माइटोसिस के बाद एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है तो इस वजह से ये भी डिप्लॉइड होगा। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन कैसे होती है? जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो जब दूसरे स्पर्म के साथ मिलता है तो उससे एंडोस्पर्म टिश्यू बनता है या एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, वो फिर माइटोसिस से तकसीम हो गए एंडोस्पर्म टिश्यू बनाते हैं। लेकिन यहाँ चूंकि सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉइड है, सेकेंड स्पर्म हैप्लॉइड है, तो एंडोस्पर्म जो बनेगा वो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड इन नेचर होता है। जाइगोट का फंक्शन एम्ब्रियो बनाना है, एम्ब्रियो से फिर आपको पता है कि
पूरा प्लांट डिवेलप होगा जो प्लांट की स्पोरोफाइट कहलाएगा। एंडोस्पर्म वो टिश्यू है जो एम्ब्रियो के लिए फूड को स्टोर करता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसको फूड प्रोवाइड की जा सके। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फॉर्मेशन। तो सीड फॉर्मेशन बेसिकली होती कैसे है? हमने कहा सीड को अगर डिफाइन हम करें तो ओव्यूल में जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, यानी जब स्पर्म आ जाते हैं वो एग के साथ मिलके जाइगोट बना देते हैं, तो जब ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाती है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद कार्पल्स में यानी क्या क्या चेंजेस आती हैं? सबसे पहले जो इंटेगुमेंट्स हैं वो टेस्टा और टेगमिन बनाते हैं। दे आर द टाइप्स ऑफ सीड कोट। ये सीड कोट की टाइप्स है, यानी बाहर वाली कवरिंग को टेस्टा कहा जाता है, अंदर वाली कवरिंग को टेगमन कहा जाता है। इसके अंदर सीड मौजूद होते हैं। उसके बाद जो ओवरी वॉल है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है। ठीक हो गया, यानी इस सीड भी बन जाता है, फ्रूट भी बन जाता है। अच्छा, सीड की एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी का क्या मतलब है? डॉर्मेंसी किसी भी ऐसे एबिलिटी या प्रॉपर्टी को कहा जाता है जिसमें कोई चीज़ अनफेवरेबल कंडीशन में अपनी ग्रोथ को रोक दे। जैसे आपने देखा होगा, अगर बीज को हम मट्टी में डाल दें, लाजमी नहीं है कि वो उससे पौधा निकलता है, क्योंकि सीड को ग्रो करने के लिए फेवरेबल और सूटेबल कंडीशन चाहिए। हमारे घरों में गंदम के बीज आते हैं, गंदम के दाने आते हैं, अब वो बोरी में पड़े पड़े ग्रो नहीं करते। जब हम उसको ज़मीन में डालते हैं, उसमें खादें ऐड करते हैं, उसको प्रॉपर पानी लगाया जाता है, उसको आप कह सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की केयर की जाती है, फिर जाके सीड ग्रो करता है और एक मखसूस सीज़न के अंदर वो ग्रो करता है। तो यानी आप ये समझ लें कि जब तक सीड को प्रॉपर सूटेबल कंडीशन नहीं मिलती वो सीड डॉर्मेंसी की हालत में रहता है या रेस्ट की हालत में रहता है। हाँ, उसको हमने मट्टी में डाला, उसको पानी भी दिया, उसको फर्टिलाइज़र खादें भी दी, माहौल भी ठीक है, तब वो सीड ग्रो करता है। उससे छोटा सा पौधा निकलता है जिसको सीडलिंग कहा जाता है, वो बड़ा पौधा हो जाता है जिसको स्पोरोफाइट कहा जाता है। तो सीड अंडरगो अ पीरियड ऑफ रेस्ट, कि सीड थोड़ी देर के लिए रेस्ट कंडीशन में जाता है, यानी सीड डॉर्मेंसी हो जाती है। और अगर सीड को सूटेबल कंडीशन मिलती हैं, इट जर्मिनेट टू फॉर्म सीडलिंग, तो इससे सीडलिंग बनता है। और फिर सीडलिंग, जो छोटा पौधा जो सीड से निकलता है वो सीडलिंग कहलाता है, और फिर वो स्पोरोफाइट बन जाती है। तो हमने स्पोरोफाइट जो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट की थी स्पोरोफाइट जनरेशन, तो डिस्कस सारा किया और एंड पे जो हमारे पास जनरेशन आई वो फिर स्पोरोफाइट आई। तो इसका मतलब है लाइफ साइकिल क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। दोनों फीमेल गैमेटोफाइट हो या मेल गैमेटोफाइट हो, ये चूँकि कवरिंग में लिपटी होती है, इस वजह से जो कवरिंग में लिपटी हुई चीज़ है वो आप कह सकते हैं इनकंस्पिक्यूअस है, वो वाज़ेह किसी को नज़र नहीं आती। तो यही बात है, प्लांट स्पोरोफाइट का है, वो डोमिनेंट है, वो नज़र भी आता है, गैमेटोफाइट छुपी हुई होती है। तो स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनती है, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनती है। तो हम कह सकते हैं एंजियोस्पर्मी के मेंबर में भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रही है। अच्छा, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको अलहदा से बुक में डिस्कस किया गया है। वैसे यहाँ डिटेल तो डिस्कस हो चुकी है, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें ताकि अगर ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको आसानी से इसी अंदाज में लिख सकें। व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन? हमने डिस्कस किया एंजियोस्पर्मी में 2 स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं और वो 2 स्पर्म फीमेल गैमेट के 2 सेल के साथ जाके फ्यूज़ करते हैं, 2 फर्टिलाइजेशन होती हैं और वो एक ही वक्त में फ्यूजन हो रहा होता है। तो इस वजह से इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, और ये सिर्फ एंजियोस्पर्मी की कैरेक्टरिस्टिक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन स्पेशल प्रोसेस फाउंड इन द एंजियोस्पर्मी, इसमें क्या होता है 2 मेल गैमेट जिनको स्पर्म कहा जाता है फ्यूजेस 2 सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट के 2 सेल के साथ वो फ्यूज करते हैं साइमल्टेनियसली बैक वक्त। अब दोनों फर्टिलाइजेशन से क्या क्या होता है? एक फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बनता है, दूसरी फर्टिलाइजेशन में एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनता है। जाइगोट कैसे बनता है? जब एग
एक स्पर्म के साथ मिलेगा, जाइगोट बनेगा जिसका दूसरा नाम ओवोस्पोर है, और एम्ब्रियो। अच्छा, जो एग हैप्लॉइड है, स्पर्म भी हैप्लॉइड है, तो जाइगोट क्या बनेगा, डिप्लॉइड बनेगा। और जाइगोट माइटोसिस से जब डिवाइड होगा एम्ब्रियो बनेगा। जाइगोट सिंगल सेल होता है, एम्ब्रियो मल्टी सेलुलर होता है। तो एक सेल से काफ़ी सारे सेल बनने हो तो सेल डिवीजन का होना ज़रूरी है, और यहाँ जो सेल डिवीजन होती है वो माइटोसिस है। उसके बाद एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस कैसे बनता है, जब पोलर न्यूक्लियस या सेकेंडरी न्यूक्लियस एक स्पर्म के साथ मिलता है उससे एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनता है। अब चूंकि पोलर न्यूक्लियाई डिप्लॉइड है, स्पर्म हैप्लॉइड है, तो एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस क्या होगा, ट्रिप्लॉइड होगा। और जब एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस ये सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर है, जब माइटोसिस से डिवाइड होगा तो एंडोस्पर्मिक टिश्यू बनेगा, और इसका काम है स्टोरेज ऑफ फूड फॉर द एम्ब्रियो। आगे इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, जब हम बात करते हैं सीड की, तो सीड उस वक्त जर्मिनेट करता है क्योंकि उसमें एक कॉन्सेप्ट है सीड डॉर्मेंसी का जो भी हमने डिस्कस किया है। तो सीड को उस वक्त तक जर्मिनेशन की इजाज़त नहीं मिलती जब तक सूटेबल कंडीशन ना आए। अब वो सूटेबल कंडीशन 1 महीने में आए, 1 साल में आए, 1000 साल में आए, या 10,000 साल में, कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अगर सीड को बहुत लंबे अरसे तक जिंदा रहना पड़ा बग़ैर जर्मिनेट किए, तो उसके पास फूड के रिजर्व्स को बनाने का काम एंडोस्पर्म का है। अच्छा, प्लांट इस लेवल पे फूड रिजर्व करके इसका फ़ायदा ये होता है, अगर इससे पहले यानी फर्टिलाइजेशन से पहले, जाइगोट बनने से पहले अगर फूड को स्टोर कर दिया जाता तो काफ़ी सारा फूड इस्तेमाल हो जाता फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में ही। यानी जिस वक्त एम्ब्रियो बनता तो शायद इतना फूड अवेलेबल ना होता। इस वजह से प्लांट ने क्या किया है कि प्लांट में फूड को रिजर्व ही करना उस वक्त शुरू किया जाता है जब एम्ब्रियो बन जाता है, ताकि ज़्यादा लंबे अरसे तक एम्ब्रियो के लिए फूड स्टोर रहे। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या, इट इज़ एन एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट। इन प्लांट ने एवोल्यूशन के बाद ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का तरीका डिवेल्प किया कि इन्होंने फूड स्टोरेज किया फर्टिलाइज ओव्यूल से मुराद सीड में, इज मेड ऑन फर्टिलाइजेशन। और ये काम किया फर्टिलाइजेशन के बाद जब एम्ब्रियो बन चुका है। अगर पहले करते तो हो सकता है काफ़ी सारा प्रोसेस में ही इस्तेमाल हो जाता। तो जब एम्ब्रियो बनता, पता नहीं उस वक्त फूड एम्ब्रियो के लिए बनता या ना बनता। यहाँ क्या होता है कि इन्होंने ये जो आप कह सकते हैं एंडोस्पर्मिक टिश्यू डिवेल्प किया है, इसका फंक्शन ही ये है कि जब चूंकि एंडोस्पर्मिक टिश्यू बनता ही एम्ब्रियो के साथ है, और इसका फंक्शन ही ये है कि इसने एम्ब्रियो के लिए फ़ौरन ही फूड को स्टोर करना शुरू कर देना है। तो प्लांट के इस तरीके को एडॉप्ट करने का फ़ायदा ये है कि प्लांट ने एम्ब्रियो के लिए फूड को इकोनोमाइज कर दिया, उसकी बचत करवा दी, उसको महफूज कर दिया, ताकि सीड अगर लंबे अरसे तक भी पड़ा रहे विदाउट जर्मिनेशन, जो एंडोस्पर्मिक टिश्यू है वो एम्ब्रियो को मुसलसल फूड प्रोवाइड करता रहे। यानी आप कह सकते हैं इस डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से, एंडोस्पर्मिक टिश्यू बनाने की वजह से फ़ायदा क्या हुआ कि सीड के एम्ब्रियो का जो सर्वाइवल है वो लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, ज़्यादा लंबे अरसे के लिए हो गया। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन की सिग्निफिकेंस है। तो ये जो टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार करना है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।